एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लास 11th का चैप्टर है। बेसिक से लेके हायर कंसेप्ट तक सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। यूजुअली हमारे पास अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं, x² - 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है और हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो सब बच्चों को आता है, कैसे करते हैं। x² इज इक्वल्स टू 1 एंड x की वैल्यू आ जाती है ±1, है ना। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड तो सबको आता है, लेकिन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों नीड पड़ी, इसको हम देखेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास इक्वेशन आती है x² + 1 इज इक्वल्स टू 0 और इस क्वेश्चन में वो कहता है कि x की वैल्यू निकालो, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x² इज इक्वल्स टू -1। अब x² इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया √-1, है ना, √-1। और ये हमें आता नहीं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव सिंबल हो तो उसमें हमें कैसे रूट्स मिलते हैं, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट। देखो, अगर आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव सिंबल आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और -1 से स्टार्ट करेंगे। जब कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आयोटा। उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब कभी स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो तो आप समझ जाना कि वो क्या है, आयोटा। आयोटा, IOTA, आयोटा। क्लियर हो गया। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायरिंग करेंगे, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1। अब ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आयोटा की वैल्यू कैसे पता चल गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू। देखो, आयोटा स्क्वायर तो स्क्वायर से निकल गया, आयोटा क्यूब निकालना है मान लो, तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिखेंगे, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 इंटू आयोटा कितना हो गया, माइनस आयोटा। आई होप ये आपको रिवाइज हो रहे हैं, लर्न हो रहे हैं। जिन बच्चों को पहले से पता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके लिए तो इजी है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समझने की बात है कि कैसे कैसे हम टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4, ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी इसी से ही ड्राइव हो जाएगी। चलें आगे। अब देखिए, आयोटा 4 1, अगर मैं आयोटा 5 करूंगी तो वो क्या होगा, दोनों साइड आयोटा मल्टीप्लाई, आयोटा 5 की वैल्यू अगेन क्या आ गई, आयोटा। कहने का मतलब क्या है कि अब 4 तक साइकिल चलती है, उसके बाद रिपीट हो जाती है। तो आयोटा की पावर 5 वही, आयोटा की पावर 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 7 आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 8 आयोटा 4। सिमिलरली 9 10 11 एंड 12। कहने का मतलब क्या है कि आयोटा की वैल्यू जो 4 होती है उस पर आपका आंसर 1 होता है, और 4 के किसी भी मल्टीपल पे अगर आप आयोटा की वैल्यू चेक करोगे तो वो ऑलवेज आंसर क्या देगा, आपको 1 देगा। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म से भी सॉल्व करके अपने आंसर तक जा सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आपने दिमाग में बिठा के रखना है कि आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आयोटा क्यूब। और मोस्ट प्रोबेबली एक बार निकाल के देखोगे, अगली बार तो आपको याद ही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, 1 to 4 तो याद रखनी है, ठीक है ना, 1 to 4 तो याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन में रैंडम वही यूज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट। नोट में वही है जो हमने क्वेश्चन में यूज करना है। देखो, आयोटा की एनी मल्टीपल ऑफ 4, अगर आयोटा की पावर कोई भी 4 का मल्टीपल होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अभी हम देख के आए हैं ना, आयोटा की पावर 4 1। अब मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, आयोटा की पावर 102। कुछ नहीं करना, 102 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 102 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 2 8, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 5 20, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है ना। अब देखो, आयोटा की पावर 102 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 से डिवाइड करके पता भी चल जाएगा कि 100
इंटू आयोटा स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ? अगर ये कंसेप्ट आता है तो इससे भी कर सकते हो कि सिर्फ 2 बचेगा रिमाइंडर, तो आयोटा की जहाँ तक 4 की पावर का बन रहा था, जहाँ तक आपके पास 4 की पावर का बन रहा था वहाँ तक तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। बचा हुआ कितना है? 2 पावर है, यानी कि आयोटा स्क्वायर बचेगा लास्ट में, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। समझ में आ गया? अगर डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। आपने 102 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 100 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। बेस सेम पावर्स गेट एडिड, तो आपने आयोटा की पावर जो 100 है, आपको पता है ये 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 25 करोगे 100 होता है। 4 की कोई भी मल्टीपल वाली पावर होगी तो आंसर क्या आएगा? 1, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा -1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको भी आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। कैसे ये 4 तक अलग करनी है पावर, और 4 के किस मल्टीपल तक। ये डिवाइड करके ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि डिवाइड करने से ना आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 1/आयोटा है। तो 1/आयोटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा -आयोटा। सिमिलरली अगर 1/आयोटा की पावर 30 है, मैंने वही किया, 4 का मल्टीपल अलग कर लिया, 4 7 28 तक तो 4 का मल्टीपल हो गया, रिमेनिंग बचा 2, और नीचे देखा तो मेरे पास क्या बन गया? आयोटा स्क्वायर -1। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जो डायरेक्ट काम आएगा। देखो आयोटा की जब भी आपके पास 4 लगातार पावर्स आ जाए, यानी कि 4 कंसिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, जब भी आप उनको ऐड करोगे ना तो उनका सम हमेशा 0 बनेगा। क्या बनेगा? उनका सम 0, है ना। इजी ट्रिक देखो, आयोटा रैंडम लिया, अभी मैंने 1 से स्टार्ट किया, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, ठीक है। कैसे? देखो आयोटा की वैल्यू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, मैंने बोला था 1 to 4 याद रखनी है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1, याद है ना। ये लिखिए एक बार, आयोटा की वैल्यू तो आयोटा ही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू थी माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की पावर थी 1, ठीक है ना। देखना आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो कहने का मतलब जब भी आपके पास 4 लगातार पावर आयोटा की दिखे तो ऑलवेज रिमेंबर आंसर सम क्या आएगा उनका? 0। तो कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो जाए, आपने बस पावर देखनी है, 39 40 41 42 लगातार 4 पावर, आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, थोड़ा क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं है लेकिन हो जाएगा। देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, न्यूमिनेटर की टर्म है, डिनोमिनेटर की टर्म है, बहुत लेंथी सा, कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, और +2 दिया हुआ है, और फिर आपसे इसका आंसर पूछा हुआ है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो देखो इसको हम सॉल्व करने का मेथड क्या है, ऊपर वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमिनेटर में दिख रहा है उसमें से मैंने लीस्ट पावर कॉमन ले ली, सबसे छोटी पावर कॉमन ले ली, ऐसे ही डिनोमिनेटर से भी सबसे छोटी पावर कॉमन ले ली, अंदर जो बचा वो देखा, और जो नीचे बचा वो देखा, वो दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, ठीक है। +2 हमारे पास पड़ा ही है। अब 584 में से 574 डिवाइड का सिंबल है ना, ऊपर नीचे है, तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो 10 आ जाएगा, आयोटा की पावर 10, तो वो कितना होगा? 10 को भी स्प्लिट करेंगे ना हम, किस में, कैसे स्प्लिट करेंगे? 10 को बनाओ 4 से डिवाइड करके, 4 तक 8 तक का फैक्टर अलग और 2 का अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। हाँ, आयोटा की पावर 10 बन गया था ना, +2 बन गया था, तो 8 इंटू 2 में ब्रेक किया था ना, 8 + 2 में, तो -1 + 2 दैट इज +1 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि आयोटा की पावर्स कैसे लर्न करनी है, कैसे यूज़ करनी है, और कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करनी है। चलो अब हम स्टार्ट करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को रिवाइज करते चलेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसको z से डिनोट करते हैं, a + आयोटा b। ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे a और b जो है वो रियल नंबर्स होते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है कि अगर वो बोले कि इफ z कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, रियल का मतलब क्या है? रियल का मतलब है कि उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ओनली रियल का मतलब b 0 हो जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू a बचेगा। समझ में आ रही है बात? ओनली रियल का मतलब समझ में आ रहा है कि b वाला पार्ट, आयोटा वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। और ओनली प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी का मतलब होगा कि इमेजिनरी वाला पार्ट है और रियल पार्ट नहीं है, तो उसमें a 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लो 0 + 0 आयोटा है जिसमें रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे उसको हम? प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी डिनोटेशन कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, अलजेब्रा का मतलब कुछ खास नहीं। आपके पास अगर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, तो उनका आंसर क्या आएगा? ठीक है, देखते हैं। मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 है और एक z2 है। अब उन्होंने बोला कि दोनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करना है? रियल में रियल, इमेजनरी में इमेजनरी। इजी है। अच्छा जी, 3z1 - 2z2 निकालना है। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देना z1 को, 2 से मल्टीप्लाई कर देना z2 को और उस माइनस कर देना। कैसे माइनस करना है? रियल में से रियल, इमेजनरी में से इमेजनरी, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? z2/z1 डिवाइड करना है, तो हाँ ये थोड़ा है, डिवाइड वाला समझना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में ना हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं छोड़ सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। ये याद रखो बात कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लीव नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। ठीक है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे और उसके बाद हम अपना सॉल्व करेंगे और रियल में से रियल, इमेजनरी में से इमेजनरी टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं है कि रियल रियल की कर दो प्रोडक्ट इमेजनरी में, नहीं। मल्टीप्लाइकेशन तो वैसे ही होगी जैसे हम करते आए हैं। ठीक है ना, जो बेसिक हमें आते हैं कि एक ही पूरे के साथ, दूसरे की भी पूरे के साथ, कंप्लीट के साथ ही होगी। नेक्स्ट है z2 की स्क्वायर। अगर स्क्वायर करना है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो z2 × z2 लिख लो और उनकी मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आपको पता है z2² a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाओ और सीधा आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, हो जाएगा ना? यही है। और एक और बात अगर आपने नोट की हो ना, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी है, दोबारा से क्या आ रहा है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है ना? चलो, अब ये नोट करने की बात क्या है? अगर मान लो रियल ऑफ z2/z2 पूछता है या अलग अलग से पूछता है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। ये ना हो कि दोनों का आंसर सेम लिखा हो। z2/z1 का मतलब क्या है? पहले z2/z1 निकालो। z2/z1 हमने निकाला था और फिर उसका रियल पार्ट देखा था, तो वो आंसर आया था 2/5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा। उसने बोला पहले रियल ऑफ z2, रियल ऑफ z1 और फिर उन्हें डिवाइड करो। अच्छा जी, रियल ऑफ z2 क्या है? 3, रियल ऑफ z1 क्या है? 2। आंसर कितना आएगा? 3/2। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो इनको याद रखना है दिमाग में ताकि मिस्टेक ना हो। अच्छा, ऐसे वो रियल ऑफ z2² पूछेगा तो पहले z2² निकालना है, फिर उसका रियल बताना है -7। अच्छा, रियल ऑफ z2 का स्क्वायर, तो ओनली z2 का जो रियल पार्ट था उसका 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है जी, चलें आगे। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे कंपेयर करते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, उनकी इक्वालिटी, उनको अगर इक्वल रख दिया तो कहने का मतलब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेट करके दिया गया है तो आपने कैसे चेक करना है? रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होगा। नेक्स्ट, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर सकते हो? कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो आपने आंसर देना है नो। ठीक है ना, आपने आंसर क्या देना है? नो। कंपैरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड। हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी
कंपेयर नहीं कर सकते कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इसमें क्या है, हाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है, इसको सॉल्व करके आपने पहले तो x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर y में से x को माइनस करके आंसर बताना है। ठीक है, ये आप कर लेना, कुछ नहीं करना, माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला लगाया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग से किया, फिर कंपेयर किया रियल को रियल से। ये हमने सीख लिया है कि अगर इक्वेट करना हो कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास लेट ए एक सेट दिया हुआ है थीटा, ए एक ऐसा सेट है जिसमें एंगल आ रहा है थीटा, ओके, वो -π/2 से पाई में बिलोंग करता है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और ये बता रखा है कि ये प्योरली इमेजनरी है। ओके, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो पहले तो उसकी कॉम्प्लेक्स वाली शक्ल ही बनानी पड़ेगी ना, है ना, रियल पार्ट अलग और इमेजनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा। और फिर प्योरली इमेजनरी का मतलब होता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या होगा उसमें, 0। कुछ नहीं किया, z एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैंने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया और सॉल्व कर दिया, आइडेंटिटी बन रही है शायद, हाँ a प्लस बी की, ठीक है, नीचे भी आइडेंटिटी बन जाएगी। रियल पार्ट 0 कर दे क्योंकि उसने बोला था प्योरली इमेजनरी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से रियल पार्ट निकाला और उसको क्या पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो वहाँ से मैंने क्या किया, साइन की वैल्यू जो थी वो निकाल ली, ठीक है ना, क्योंकि उसने ना हमें सेट थीटा का पूछा है कि थीटा क्या क्या पॉसिबल है और फिर उनका भी सम पूछा हुआ है, एक बार चेक करते हैं। देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो कह रहे हैं कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स है उनका सम, ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स है, ए के अंदर तो एंगल्स आ रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किन किन एंगल्स पे डिफाइंड है और उन सारे एंगल्स का हमने क्या कर देना है, सम कर देना है। चलो, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली √3/2 और थीटा की वैल्यू उसने बोली थी -π/2 से पाई के बीच में होनी चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबल है, 60 पॉसिबल है, 120 पॉसिबल है, ठीक है ना, और -60 भी पॉसिबल है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 120 और 120 का आंसर होता है 2π/3, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है, पेपर में आता भी है। मैं ये नहीं कह रही कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, लेकिन अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। ए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसने बोला कि रियल है, देन ए कैन नॉट टेक द वैल्यू, तो ए क्या वैल्यू टेक नहीं कर सकता, ये हमें बताना है। ठीक है, पहले तो जो भी ए की शक्ल है ना, जैसी भी है, इसको नॉर्मल शक्ल बना देंगे, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मान लिया हमने z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिया, x प्लस आयोटा y, इसमें पुट कर दिया और अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। a को हमने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है ना, जो जो भी वैल्यू थी a की, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ, a के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस आयोटा y, और उसको फिर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब उसने ये बोला था कि a कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। अब उसने पहले तो बोला कि रियल ओनली, रियल ओनली का मतलब क्या है, ये इमेजनरी पार्ट अलग करो और उसको 0 के इक्वल पुट करो। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, लेकिन y जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला है ना कि इमेजनरी ऑफ z इज नॉन जीरो, बोला है उसने क्वेश्चन में। तो z जो हमारा नंबर है वो है x प्लस आयोटा y, ठीक है ना, और z का जो इमेजनरी पार्ट है वो क्वेश्चन ने बोला है कि वो 0 नहीं हो सकता। अच्छा जी, अगर वो 0 नहीं हो सकता तो रिमेनिंग कंडीशन बची कि यही 0 होगा, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। ठीक है, अब मैंने a के रियल पार्ट को लिया, a के रियल पार्ट को लिया और उसमें x की वैल्यू को क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। देखिए फिर हमारे पास a की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है,
3/4 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई 0 नहीं हो सकता, तो इसका आंसर सिर्फ इतना है कि ए की वैल्यू 3/4 से कम आएगी। तो इसके ऑप्शंस थे, उस ऑप्शन में था कि क्या ए की वैल्यू 3/4 पॉसिबल है, नो, ए की वैल्यू कभी भी 3/4 पॉसिबल नहीं है, यही था ना क्वेश्चन, व्हाट कांट बी द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू 3/4 नहीं है, उससे लेस ही होगी इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन था जो कई बार पूछा जाता है, इसलिए करवा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जैसे z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, हम इसको ना एक पॉइंट a कोमा b की फॉर्म में ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखाने के लिए आपको उसको एज अ पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है। तो a प्लस आयोटा b जो है वो एक पॉइंट है a कोमा b, जिसकी लोकेशन आप x और y एक्सिस पे बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करना आता है सभी को। ठीक है, तो अब हम कुछ डिफरेंट टर्म्स की तरफ जा रहे हैं कि जैसे मॉडुलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है और कंजुगेट क्या होता है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मॉड z बोलते हैं, मॉडुलस z, और उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको निकालना आता ही है ना, 10th क्लास में हमने पढ़ ही लिया था। तो मोड साइड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चले आगे, नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है? वो थीटा, जो ये एंगल मैंने यहाँ बनाया हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इस थीटा को। ये होता क्या है कि जिस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपने जो डिस्टेंस निकाला ना, उसका x एक्सिस से कितना मेजर है, ठीक है ना, इस लाइन का, मोड साइड वाली लाइन का x एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया? निकालना सीखेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करना भी सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम z बार से डिनोट करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे इमेज ऑफ z इन द रियल एक्सिस, यहाँ पे मैंने बना के भी दिखाया हुआ है कि जैसे आपके पास ये एक z था, इसका कंजुगेट का मतलब वैसे तो बहुत आसान होता है, जहाँ आयोटा है ना उसका साइन चेंज कर दो। अगर z ये नंबर है तो z बार मतलब z का कंजुगेट क्या होगा कि सिर्फ आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। लेकिन होता क्या है कंजुगेट? कंजुगेट का मतलब होता है कि आपका जो पॉइंट है ना z, उसकी इमेज रियल एक्सिस में क्या बनेगी, a कोमा b की। ये देखो, अगर मैं इमेज की बात करूं, ये x एक्सिस एज अ मिरर एक्ट करेगी, a कोमा b की जो इमेज बनेगी ना, उसको हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ z बार, और उसको हम a कोमा क्या बनेगी, माइनस b। तो जो आयोटा वाला पार्ट है ना वो माइनस हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे हैं। अभी हमने पढ़ा था ना थीटा, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको निकालते कैसे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो हम देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालते कैसे हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, आर्ग्यूमेंट टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन a, ठीक है। अच्छा, अब इसको टेंजेंट तो निकाल लोगे, इसके आंसर आएंगे ना आपके पास। आर्ग्यूमेंट क्या क्या पॉसिबल है? अगर आपके a और b, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हुए, यानी कि जो आपका z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट z जो है वो थीटा ही होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका आंसर होगा पाई माइनस थीटा, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आंसर हो जाएगा थीटा माइनस पाई, और अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। वो यहाँ नहीं कंसिडर करेंगे, जब यूज़ करेंगे तब देख लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमें याद रखना है, टेंजेंट थीटा तो निकालना ही है b अपॉन a का मोड करके, वहाँ तक तो स्टेप 1 होगा, लेकिन उसके बाद आप a और b की पोजीशन चेक करोगे कि वो कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो जो भी आंसर आया मतलब पाई माइनस थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो माइनस थीटा हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट। अच्छा, एक बात ये याद रखनी है कि जो आर्ग्यूमेंट का आंसर होता है वो जो है माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब -180 to 180 जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है कि मतलब जो हमने डिफाइन किया ना
कि इसके बीच में रहना चाहिए। अब हम जो मेज़र कर रहे थे ना थीटा आर्ग्यूमेंट, वो हम अलोंग एक्स एक्सिस के और एंटी क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे थे, तो जो ये एंगल था ये हम आर्ग्यूमेंट बोल रहे थे बेसिकली। तो अब इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो इसको हम इधर से भी मेज़र कर सकते हैं, बट ये तो क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज हो गया तो उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ रही है, ठीक है ना। इसीलिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू बता रखी है कि -π से π के बीच में ही होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर हो रहा है आप सभी को। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आर्ग्यूमेंट निकालने का। एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था और उसका आर्ग्यूमेंट पूछा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में आता ही आता है। अच्छा मैं ये बता दूं, ये +1 की क्लास का तो टॉपिक है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी जो भी टेस्ट होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे मार्क्स का आता है और उसमें आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट का फर्स्ट स्टेप था कि आप टेंजेंट तक तो पहुंचो, टेंजेंट से आपको थीटा पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट है 1, -√3 है ना, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे x तो पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो? ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी मैंने बताया था क्या करना होता है, -θ करना होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना होता है, आर्ग्यूमेंट को माइनस से रिप्लेस करना होता है। जो आपका एंगल आया है आप उसको चेंज करेंगे और -θ कर देंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, सेम ही है, बस क्वाड्रेंट देख के थीटा जो आपने आर्ग्यूमेंट लर्न किया उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अच्छा मान लो अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो है कभी वो किसी क्वाड्रेंट में ना आके एक्सिस के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला उसके लिए? ये देखो, जब आपके पास आर्ग्यूमेंट अगर x एक्सिस पे आ रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पे लाई करता है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो क्वाड्रेंट्स में घूम रहा था, लेकिन अगर वो एक्सिस पे घूम रहा है, मान लो x एक्सिस पे कर रहा है, तो उसका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर वो पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा तो आर्ग्यूमेंट होगा π/2। सिमिलरली अगर नेगेटिव x एक्सिस पे होगा तो पाई और नेगेटिव y एक्सिस पे होगा तो -π/2। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव x एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 रहेगा, नेगेटिव x एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट पाई रहेगा, ऊपर नीचे π/2 रहेगा, ऊपर है तो π/2, नीचे है तो -π/2। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि z = कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ओनली 2, तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे? इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे? देखने से पता चल रहा है x एक्सिस पे, निकालने की जरूरत नहीं है। x एक्सिस पे तो आर्ग्यूमेंट सीधा ही हमें याद पता है, x एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 0 होता है। अच्छा 3 आयोटा, देखने से पता चल रहा है पॉजिटिव y एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है ना। अब आप कर सकते हैं 0 π/2 और -π/2, 0 π/2 और -π/2 हो जाएगा। हाँ ये एग्जाम्पल है, अब तो ये हो ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज़? हाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अगर प्रोडक्ट में आर्ग्यूमेंट है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, पावर में है तो वो आगे आ जाएगा, और ये तो देखेंगे इसको कैसे एडजस्टिंग फैक्टर को हमने यूज़ करना है। डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा, बार है तो माइनस आगे आ जाएगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट, इसको हम एडजस्टिंग फैक्टर बोलते हैं। व्हेन आंसर गोज आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू तो इसको यूज़ करते हैं, वो हम क्वेश्चंस में ही देखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और बोला है कि आर्ग्यूमेंट z की पावर 8 निकालना है। मैं तो सीधा ही प्रॉपर्टी देखूंगी, सेकंड प्रॉपर्टी लग रही है z की पावर 8, कौन z की पावर 8 तक खोलेगा? सीधा है n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, 8 पावर आगे आ जाएगी और आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, 8 आगे आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमें निकालना आता है, अभी हमने सीखा था
कैसे निकाला था थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही π/3 थी, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू π/3 हमारा सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, अब देखो अगर ग्रेटर देन 180 आ गया ना, आर्ग्यूमेंट हमने बताया था -π to π के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये तो बड़ा आ गया प्रिंसिपल वैल्यू से, तो इसमें हम वो 2n π वाला फैक्टर जो है ऐड कर देंगे, ये हमारा एडजस्टिंग फैक्टर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2n π में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू वाली रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट वही बार लगाना होता है ना ऊपर। अच्छा, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, और अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ये भी अलग अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बार इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, हर जगह से बार सेपरेट हो जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज हमने की है ना, ये ना कुछ कुछ लोग जैसी हैं, मतलब जैसे लोग में प्रोडक्ट में प्लस में चेंज हो जाता है, पावर आगे आ जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाता है, और अगर जेड बार है तो माइनस ऑफ आर्गुमेंट जेड बार हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या है कि जेड बार विदाउट बार माइनस सबका मॉडुलस जो होता है वो हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है a² प्लस b², उसने तो सेम ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट ये सेपरेट हो जाता है, ये ऊपर नीचे सेपरेट हो जाते हैं, पावर अलग हो जाती है। ओके, मॉडुलस इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो अलग अलग होता है ना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, इसमें नहीं होता, मतलब हमेशा नहीं होता। प्लस और माइनस में कहीं उसमें भी ऐसे रूल समझ के अपने आप से सेपरेट कर दो, नो, इसमें होता है लेकिन इनमें नहीं होता, ऑलवेज नहीं होता। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, z इज इक्वल्स टू, इसमें हमें मोड z निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर कोई जिसने अभी तक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ा उसके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड मोड z, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनाएगा, फिर उसका मोड लेगा, इतने तो पेपर का टाइम ही ओवर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। लगाएं प्रॉपर्टी, देखिए अगर हम समझ के आए हैं तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या, पावर है कॉम्प्लेक्स नंबर की और मोड निकालना है, क्या हो जाएगा, पावर मोड के ऊपर चली जाएगी, मतलब अभी तो ऐसे है, फिर ये ऐसे हो जाएगी, मोड निकल जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी। इसका मोड तो हम निकाल ही लेंगे, सिमिलरली मोड निकाल के पावर हो जाएगी। ये ना, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि पहले पावर करो फिर मोड लगाओ, या पहले मोड करो फिर पावर कर दो, एक ही बात है। तो हम पहले मोड निकालेंगे फिर पावर करेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे मोड से हम इसको चेंज करेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। पहले मोड निकाल लेंगे ना, समझ आ रहा है ना, ये पहले हम क्या करेंगे, मोड निकाल लेंगे और फिर हम इसकी पावर कर देंगे, सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। करके देखेंगे हाथ से तो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मिक्स मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टीज। कुछ मिक्स प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी देख लेते हैं क्या है। तो z इंटू जेड बार जो है वो z बार का स्क्वायर होता है, z इंटू जेड बार का स्क्वायर या z का स्क्वायर, क्योंकि ये तो सेम ही होते हैं ना, अभी हम पढ़ के आए हैं प्रॉपर्टी में। तो z बार जो होता है वो होता है मोड z का स्क्वायर। z कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंजुगेट जो है वो किसके इक्वल होगा, मोड z के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ भी कर रखा है, कैसे प्रूफ भी करा हुआ है, a प्लस आयोटा भी a माइनस आयोटा भी, और सॉल्व किया तो दोबारा से क्या आ गया, मोड z का स्क्वायर आ गया, तो z बार मोड z। अच्छा, इसकी दूसरी फॉर्म भी हम याद रखेंगे, अगर z निकालना है तो क्या होगा, मोड z स्क्वायर डिवाइड बाय उसका कंजुगेट, अगर कंजुगेट निकालना है तो मोड z स्क्वायर डिवाइड बाय सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये याद रखेंगे। प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे इसको सॉल्व करना है, सेकेंड प्रॉपर्टी स्क्वायर में मोड है, तो इसको हम कैसे करेंगे, z1, ठीक है, वही हो गया ना, z मोड z स्क्वायर क्या होता है, z कॉम्प्लेक्स नंबर z इंटू जेड बार, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी अलग होगी, तो इसका जब स्क्वायर खुलेगा तो कैसे खुलेगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 a2 a1, ऐसे खुलेगा, z1 बार z2 z2 बार। इफ z इज प्योरली इमेजनरी नंबर, अगर प्योरली इमेजनरी नंबर है तो आयोटा वाला पार्ट होगा, और y एक्सिस प्लस माइनस
प्लस, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, ऊपर नीचे याद है आर्ग्यूमेंट ऊपर नीचे क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 5/2 और -5/2। अच्छा z अगर प्योरली इमेजनरी है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्योंकि z इज इक्वल्स टू आयोटा b है और z बार करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस आयोटा b, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो याद रखना है व्हेन z इज प्योरली इमेजनरी तो z इंटू जेड बार जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है ना, ठीक है। अगर z प्योरली रियल है तो रियल वाला पार्ट है तो दोनों का कंजुगेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, z इज इक्वल टू जेड बार के ही इक्वल हो जाएगा, उसमें दोनों का सम 0 था, इसमें वो इक्वल ही हो जाएंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे खुद से, इम्पोर्टेंट है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ऐसे मत कर देना कि z1 प्लस z2 प्लस z3 वही वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि तीनों का मोड अलग अलग कर दो और ये तीनों को ऐड कर दो, 3 और 2 4, 5 और 1 6, 6 इज द रॉन्ग आंसर, ऐसे नहीं करना इसको। ठीक है, ट्राई करना कैसे होगा इस क्वेश्चन को ट्राई करना। पहले हम इसका मोड लेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे और इसका आंसर जो है वो 1 आ रहा है, 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कई बार पूछा गया है। जैसे मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, z प्लस, एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, z प्लस माइनस बी बाई जेड इज इक्वल्स टू ए, जेड मैक्सिमम निकालना है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4b प्लस a अपॉन 2, और z मिनिमम निकालना है तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 मोड b माइनस a अपॉन 2, ऐसे निकलेगा हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखें इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू मोड बी प्लस a अपॉन 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4b, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। देखो उसी फॉर्म का है ना, मोड z की वैल्यू कुछ दे रखी है। अच्छा क्या a था क्या b था, ये b था ये a था, ठीक है ना, और मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम कैसे निकलती है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू मोड b डिवाइड बाई 2 और प्लस a, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर मैक्सिमम पूछिए तो यहाँ प्लस आता है, मिनिमम पूछिए तो माइनस आता है। ए और बी आपको देख के पहचान लेनी है कि कौन सा ए है और कौन सा बी है, ठीक है। ये z है, z 2 नहीं है, z माइनस 4/z, ठीक है ना। तभी तो हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले को हम रिवाइज रखेंगे ना, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो फॉर्मूला क्या करना है, आपने रिवाइज रख लो। स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अगर इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है, इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेस देन 0 तो ये फॉर्मूला क्या है, इसका मोड लेना है, मोड z, फिर रियल पार्ट उसमें ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है और स्क्वायर रूट लेना है। सिमिलरली मोड z माइनस रियल पार्ट डिवाइड बाई 2, मोड z प्लस रियल पार्ट डिवाइड बाई 2, मोड z माइनस रियल पार्ट, ये तब लगाना है जब इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 हो, और ये तब लगाना है जब इमेजनरी पार्ट लेस देन 0 हो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था और उसका हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट। क्या निकालना था, स्क्वायर रूट। तो पहले तो सबसे पहले इसका मोड निकाल लो, ठीक है ना। मोड कितना आएगा, 9 प्लस 16 दैट इज 25 और ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। मोड निकाल लिया। सबसे पहले इमेजनरी पार्ट देखो, लेस देन 0 है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर मोड z जो आया है उसमें रियल पार्ट ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, माइनस आयोटा जो मोड आया है उसमें से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाई 2 करो और यू विल गेट योर आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए ना तो टाइम बच जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए।
इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस एंड दिस, एक क्वेश्चन दिया है आपको और कहा है कि इसका इमेजनरी पार्ट आपको बताना है क्या होगा। पहले तो इसको सिंपल करना पड़ेगा ना, तभी तो इमेजनरी पार्ट निकालेंगे। और स्क्वायर रूट है भाई, स्क्वायर रूट है, पहले तो सिंप्लीफाई करो। आयोटा आ जाएगा, नेगेटिव साइन है, आयोटा आ जाएगा। 54 के फैक्टर्स 9 इंटू 6, सिंप्लीफाई करो पहले तो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक बार सिंप्लीफाई हो गया और फिर स्क्वायर रूट बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, स्क्वायर रूट। अभी सीख के आए हैं, पहले तो मोड निकाल लो, पहले तो क्या निकाल लो, मोड निकाल लो। मोड निकालेंगे तो आ जाएगा 15। मोड जेड में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, ग्रेटर देन 0 तो प्लस होगा, नहीं तो लेस देन 0 तो नेगेटिव। तो मोड जेड प्लस रियल पार्ट डिवाइड बाई 2, मोड जेड माइनस रियल पार्ट डिवाइड बाई 2। सिमिलरली मोड जेड प्लस रियल पार्ट डिवाइड बाई 2 माइनस मोड जेड माइनस रियल पार्ट डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे, आंसर आएंगे 4 पॉसिबल वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार तो ऐड होगा तो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा तो ये आएगा, इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो ये। तो 4 पॉसिबल है, लेकिन उसने ऑप्शंस दे रखे थे और ऑप्शंस में से उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा है तो ये तो कट गया, इमेजिनरी पार्ट बचा ये, और ऑप्शन में ये नहीं था, माइनस वाला था, तो माइनस वाला ठीक हो जाएगा हमारा। आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ तक का सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर ये प्रॉपर्टीज़ और ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी से या किसी भी रेफरेंस बुक से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी का हम लेक्चर कल करेंगे। थैंक यू सो मच।